जय हिंद, जय भारत। मैं सौरभ जीके विद क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम आपको एक नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ रहेगा वो यूपी टेट और यूपीएसआई के लिए रहेगा। तो अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियोस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम लोग एक नए सिरे से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो क्लासेस को। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितनी जल्दी आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइब करा देंगे तो उससे जल्दी मैं आप लोग को रेगुलर आकर अपनी एक क्लास प्रोवाइड करा दिया करूँगा ऑनलाइन में। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत की रूपरेखा को हम लोग आगे, सबसे ज़्यादा जो पोर्शन इतिहास में पूछा जाता है वो आधुनिक भारत का ही आता है। उसके बाद हम प्राचीन की बात करेंगे और हम लोग मिडाइवल की बात करेंगे। चलिए, तो अपना समय हम लोग जितना हमारे पास स्पीक है, 1 मंथ के पास हमारे पास बच रहा हुआ है। अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, 17 अगस्त को डेट आ चुकी है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सही अपनी तैयारी को अच्छे चेकआउट करें और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाएं यहाँ से, ठीक है। चलिए देखिएगा, आधुनिक भारत के इतिहास की रूपरेखा हम लोग बात करें, और ये ऑफलाइन क्लासेस में जो बैच में पढ़ा रहा था तब ये चीज़ें चल रही थी। तो देखिएगा, एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन की हम लोग बात करेंगे आज, कि भारतीय आज़ादी के लिए गांधी द्वारा चलाया गया जो स्वतंत्र आंदोलन है वो किस तरह से आगे मूवमेंट पर बढ़ा, और किस तरह से कैसे कैसे गतिविधि आगे चली, और कैसे कैसे भारतीय आज़ादी में एक नया मोड़ मिलता गया और जुड़ता गया। देखिएगा, एक के बाद एक चीज़ें देखेंगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन से पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कि यह है 1857, और 1857 को हुई थी क्रांति। क्या हुई थी भैया? रिवोल्ट, म्यूटनी, क्रांति हुई थी। इस 1857 के प्रांत के बाद अगर हम लोग बात करें तो इधर जो बन के आए वो आए वायसराय। आप सभी जानते हैं क्या बन के आए थे? वायसराय। और ये वायसराय महारानी जो महारानी होती थी, सांसद होती, क्राउन होती थी, उसके रेगुलेट पे उसका प्रतिनिधि होता था वायसराय। और सभी जानते हैं भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत में आया। हम लोग जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोग बात करेंगे, फिर वायसराय की। तो इस तरह से हम लोग बात करें, 57 के बाद भारत में एक बड़ा रिवोल्ट हुआ, एक म्यूटनी हुई। उसके बाद वायसराय ने भारत के 57 के बाद भारत में आएंगे वायसराय, जो महारानी का प्रतिनिधि करते हैं। वायसराय क्या करेंगे? महारानी का प्रतिनिधि करेंगे। और इससे पहले 57 से पहले जो होती थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध लड़ा 1757 में। और प्लासी जो था, ये प्लासी बिहार में पड़ता है। और ये जो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस प्लासी के युद्ध से आप सभी जानते हैं कि प्लासी युद्ध से बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा एक बहुत ज़बरदस्त मजबूत हो गया। और उसके ही कुछ समय बाद 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध से अगर बात करें, बक्सर बिहार में पड़ता है, तो बिहार में बक्सर है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को पूरा संपूर्ण भारत के अधिकार पर मिल जाएगा, पूरा अधिकार क्षेत्र बक्सर के हाथ से अंग्रेजों को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के। तो बंगाल के हम लोग क्या पढ़ेंगे? गवर्नर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिए गए। किस एक्ट से बनाए? हम लोग सब डील करेंगे। कौन से एक्ट से बनाया? 1833 के चार्टर से किस तरह से करा, अभी हम लोग बात करेंगे इसकी। फिर हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल को कहने लगे भारत का गवर्नर जनरल। और उसके बाद मैंने आपको बताया 1857 क्रांति के बाद भारत में आएंगे वायसराय। कौन आएंगे? वायसराय। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। हमने क्या कहा कि 1857 क्रांति के बाद बक्सर जैसे जीत लिया, तो ये भारत में क्या है? ये कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे भारत में प्रशासक बन गए। क्या बन गए? प्रशासक। नियंत्रण करने लगे, व्यापार करने लगे। लेकिन बाद में कंपनी क्या करेगी, महारानी क्या करेगी? ब्रिटेन की संसद इन पर रेगुलेटिंग एक्ट लाएगी। क्या लाएगी? रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट कैसे होंगे? तो पहला रेगुलेटिंग है 1773 में आएगा, इनके नियम को कमजोर करेगा, कंपनी के शासन को। फिर 1784 का पीस इंडिया एक्ट आएगा, फिर 1793 का आएगा। इस तरह से 1813, 1833 और इस तरह से 1858 तक हम लोग देखेंगे एक्ट आए भारत में। और 1813 में क्या करेंगे? कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर देंगे। 1813 के चार्टर से कंपनी समाप्त हो जाएगी। लेकिन चाय और चीनी का
चाय और चीनी का अधिकार रहेगा वो भी चाइना से, किससे रहेगा, चाइना से, और कुछ अफीम के क्षेत्र पर भी चाइना से व्यापार करेंगे। और 33 में बिल्कुल एक समाप्त कर दिया जाएगा, अब ये कुछ अधिकार में नहीं रखेंगे। तो हम लोग इतनी बातें 57 की क्रांति से पहले करेंगे, लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्वतंत्रता आंदोलन। और स्वतंत्रता आंदोलन की हम लोग बात करें किस तरह से आज़ादी स्वतंत्रता आंदोलन के हम लोग को मिली है। तो देखिएगा, प्लीज़ मैं सभी लोगों से ही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखें तो जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे उसके आप नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए आपका सिलेक्शन एक बहुत दूर आप चले जाएंगे बिना नोट्स बनाए। तो जितना हो सके आप नोट्स बनाएं और प्रॉपर वीडियो को एक बार 2 बार वॉचिंग करें तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, हम क्या देखते हैं कि आपको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चरण, अगर बात करें चरणों की, जिसे हम लोग बोलते हैं आज़ादी चरण, तो एक है 1885 से लेकर 1905 तक जो चरण चला उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग नरमपंथी युग। नरमपंथी युग बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं उदारवादी। क्या बोलते हैं इसको, उदारवादी युग। 1905 से लेकर 1919 तक जो फेज चला उसको हम बोलते हैं क्या, गर्मपंथी फेज, या इसका ही एक नाम है, इसके थोड़े उग्र थे थोड़ा नरमपंथियों में, तो इसको गर्मपंथी कहते हैं। और 1919 से लेकर 1947 तक जो फेज चला उसको बोलते हैं गांधी युग। क्या बोलते हैं, गांधी युग। गांधी एंट्री करेंगे और एक के बाद अपने जन सत्याग्रह करेंगे भारत में आने के बाद। तो देखिएगा, सबसे पहले गर्मपंथी यानी उदारवादी, फिर गर्मपंथी और फिर गांधी युग की शुरुआत भारत में हो जाती है। तीनों चरणों को आप लोग को देखना है कि 3 चरण भारत में आज़ादी के लिए किस प्रकार चले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हम ये क्या देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि 28 दिसंबर 1885 को बनी कांग्रेस। किसकी स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है कब, 28 दिसंबर 1885 को। ऐसा कहा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टियम ह्यूम। ये क्या करेंगे, ये एक सिविल पद से रिटायर थे एलन ऑक्टियम ह्यूम, और ये कांग्रेस के महासचिव पर बने रहेंगे, हमेशा महासचिव बनेंगे और महासचिव पद से रिटायर रहेंगे। ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, महासचिव रहेंगे। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टियम ह्यूम। ऐसा कहा जाता है कि ये इनकी ही माइंड की उपज थी। जब कांग्रेस बनी तो उस समय जो वाइसराय थे, वो उस समय वाइसराय का नाम है, पूछ लेगा आपसे, लॉर्ड डफरिन। और ये जब बनी तो उस जगह का नाम पूछेगा। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो होनी कहाँ थी, पहले कांग्रेस का जो अधिवेशन होना था वो आपको बता दें तो पूना में होना था, लेकिन वहाँ हैजा फैल गया और हैजा फैलने के कारण इसका पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल में हुआ। कहाँ हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। पहले अध्यक्ष, पहले जो मेंबर कितने थे, जो है मेंबर बने, तो 72 सदस्य यहाँ पर मौजूद थे, 72 सदस्य। और ये भी क्या थे, अधिकांश वकील। जब कांग्रेस बनी तो कई बार फिगर में आ जाता है कि कितने वकील थे, तो 72 वकील थे कांग्रेस के बनने में। एक बड़े व्यक्ति थे यहाँ पर, एक बड़े व्यक्ति थे जिसका नाम आपको मैं बता दूँ तो आपको एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे। इस सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये उस समय कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में व्यस्त थे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन शामिल नहीं हुए। अब हम लोग आपको बताएं तो ये जो कांग्रेस बनी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है लोगों का समूह। तो कांग्रेस बन चुकी, कांग्रेस में 72 वकील। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई, लॉर्ड डफरिन के वाइसराय थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन हुआ मुंबई में, इसके अध्यक्ष उमेश बनर्जी बनेंगे, वहाँ भी आपको बताऊंगा। 72 सदस्यों से बनी सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। पहले कहते हैं कि इसका पहले जो नाम था वो, इसका नाम पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जिसको भागे आगे रखकर कॉन्फ्रेंस को क्या कर दिया, हम बताएं तो इसको आगे भारतीय नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। इससे पहले भारत में कुछ और भी राजनीतिक मूवमेंट थे, इससे पहले कुछ भारत में राजनीतिक कुछ हल्की छोटी मोटी पार्टियां थी, जैसे बंग भंग 1836 में बनी,
उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी बनी द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा। फिर हम लोग बताएं तो इंडियन लीग बनी, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन बनी। इस तरह की कुछ छोटी मोटी पार्टी थी, लेकिन भारत में एक बड़ा मंच बना कांग्रेस। और कांग्रेस के हर साल हुए अधिवेशन, क्या हुए कांग्रेस के हर साल अधिवेशन। तो शुरू के 4 अधिवेशन आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो इसके जो 4 अधिवेशन हुए तो देखिएगा कौन कौन से अधिवेशन हुए। तो इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में। और मुंबई में जो अध्यक्ष थे वे थे योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे भैया? योमेश चंद्र बनर्जी। योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दूसरा बंगाल, और बंगाल के जो अध्यक्ष, बंगाल में दूसरा कोलकाता में हुआ। और यहाँ पर जो थे वो थे भैया दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी। फिर हुआ मद्रास में, दादा भाई नौरोजी। फिर हुआ आपका मद्रास, और मद्रास में थे पहले मुसलमान बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और एक हुआ इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो थे वे थे आपके जॉर्ज यूले। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरू के 4 अधिवेशन आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो पहला मुंबई में हुआ जिसके अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये कब हुआ था? तो सर 1885 में हुआ था कांग्रेस बनने के बाद। सर ये कब हुआ था? कलकत्ता में, ये 1886 में हुआ कलकत्ता में, ये 1887 में हुआ, और ये 1888 में हुआ। यहाँ तक आपको क्लियर है? 4 अधिवेशन आपको हमेशा याद होने चाहिए। फिर बनारस में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ। इस तरह हम लोग अपनी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस बन गई और कांग्रेस अपने हर साल अधिवेशन करती थी। इस तरह 3 अधिवेशन आपको और याद करने हैं, कलकत्ता, कानपुर और एक कलकत्ता। देखिए कलकत्ता 1925, कानपुर कलकत्ता 1917, ये 1925 और ये 1933। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो बन के आई उसका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी। यहीं पर बात करें तो दूसरी थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और यहाँ थी नेली सेन गुप्ता, नेली सेन गुप्ता तीसरी महिला। तो 3 महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। कलकत्ता में एनी बेसेंट, कानपुर में सरोजिनी नायडू और कलकत्ता में नेली सेन गुप्ता। आपको बता दूं ये बंगाली थी सरोजिनी नायडू। इनका असल नाम जो था वो था सरोजिनी चट्टोपाध्याय या सरोजिनी बंदो चट्टोपाध्याय। ये बंगाली महिला थी। बंगाल में एक प्रथा है कि अपने पति का नाम आपके नाम के आगे लगता है। तो ये सरोजिनी थी, उनके पति का नाम था नायडू, तो इसलिए ये याद रखना इनका असली नाम था सरोजिनी बंदो चट्टोपाध्याय। आगे देखना, ये आयरलैंड से आई थी एनी बेसेंट, भारत में आई थी 1893 में। 1893 में एक 2 घटना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बनाया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको 1916 में मदन मोहन मालवीय कॉलेज कहने लगे थे, मदन मोहन मालवीय। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप याद रखना। सेंट्रल कॉलेज को हम लोग बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है वो इसी को बोलते हैं। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में स्थापना करी थी। तो 1893 में भारत आई थी। 1898 में इन्होंने क्या बनाया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था। और उसको आगे जाकर 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया था। इसी 1813 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में गए थे विवेकानंद। कौन गए थे? शिकागो में कौन हुए थे? विवेकानंद गए थे, विवेकानंद जी। और इन्होंने यहाँ धर्म संसद को क्या किया था? संबोधित किया था। एक 1893 की एक और घटना है। 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी कहाँ गए थे भैया? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी और 22 साल वहाँ रुके, बैरिस्टर की पढ़ाई करी। वकील बनने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत में आए। इसलिए बंदरगाह पर उतरे, मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। और तभी से 7 से 8 जनवरी के बीच हम देखते हैं कि भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो हम जब गांधी की बात आएंगे तब चीज़ें बताएंगे। तो 1893 की 2 घटनाएं आप थोड़ा सा याद कर लें कि एनी बेसेंट भारत में कब आई। इसी डेट को शिकागो में विवेकानंद गए थे धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे आपका 1893 में। चलिए आगे देखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से आप लाभ उठाइए और आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए आगे देखेंगे
कि सबसे पहला जो दौर चला उस दौर को मैंने आपको कहा, पहला दौर जो था कांग्रेस बनी और 1885 से 1905 के दौर को कहते हैं हम लोग नरमपंथी। क्या बोलते भैया? नरमपंथी युग। तो नरमपंथी युग जो था, इस युग को हम लोग उदारवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी युग। इस उदारवादी युग की कोई आपको बताऊं तो इसने कोई विशेष का प्रोग्राम यहाँ पर कांग्रेस के मन से नहीं चलाया। ये सिर्फ लेख लिखने और प्रार्थना पत्र भेजने तक सीमित थे। प्रार्थना पत्र और समाचार पत्र, प्रार्थना पत्र और समाचार पत्र लेख लिखने तक ही सीमित थे। क्योंकि अभी कांग्रेस बनी है तो इन्होंने अभी कोई अमूल चूल इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहा कि जिससे भारतीय, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को कुछ ऐसा पता लगे और हमारे इस बड़े मंच को वो आसानी से कुचल दे। ये लेख लिखने तक सीमित थे समाचार पत्रों में। इस यहाँ के जो नेता थे, अगर बात करें, एक का नेता का नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक यहाँ के नेता थे। एक का नाम था फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। एक का नाम था यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी। इस तरीके दिनचा वाचा है ना, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इत्यादि यहाँ के कुछ नेता थे। कई बार नाम पूछ लेते हैं। यहीं पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहीं पर 1899 की बात करें तो यहीं पर 1899 में हम आपको बताएं तो यहीं पर एक विलियम डगबी नाम के अंग्रेज थे जिन्होंने आगे जाकर लंदन में ब्रिटिश इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। ये एक संस्था थी जो भारतीयों के बारे में अवेयर रखती थी, जो बताती थी। चलिए आगे देखते हैं। इस दौर में कुछ खास नहीं हुआ, बस ये है याद रखना कि यहाँ पर एक लोक सेवा आयोग बना, ठीक है, लंदन लोक सेवा परीक्षाएं कराने की मांग की गई। एक तो ये इसने भारतीय आर्थिक शोषण की पोल खोल दी इस चरण में कि भारतीय का पैसा किस तरह भारत से बाहर जा रहा है। तो वेल भाई एक आयोग आया था, उसको थोड़ा सा आप देख लेना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इससे यहाँ से नेताओं के बारे में और इस फेज को बारे में देखते हैं। लास्ट में जाते जाते हैं वहाँ बहुत बड़ी घटना हुई, उस घटना को देखते हैं और समझते हैं। लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि आप देखना, एक है बंगाल विभाजन। क्या आपका? बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन बस चरण था, लास्ट चरण था नरमपंथी जब ये उदारवादियों का, तो यही बंगाल विभाजन जो हुआ इसको हम लोग कहते हैं बंग भंग। बंग भंग। और इसकी जो घोषणा बंग भंग की वो 20 जुलाई 1905 को कर दी, बंग भंग की घोषणा। और करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग नाम की घोषणा कर दी। तो हम आगे क्या देखते हैं कि इसने क्या बताया? इसने कहा कि भैया बंगाल उस समय का सबसे धनी प्रांत था, तो आज का उड़ीसा, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का असम, ये सब बंगाल में थे। तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ का प्रशासन चलाना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए मैं इस प्रशासन को बांटने के लिए इसके 2 हिस्से कर रहा हूँ। लेकिन अंग्रेजों की जो असली उनका जो रवैया था, असली जो मकसद था वो था सांप्रदायिकता को अलग कर देना। यानी सांप्रदाय का मतलब क्या है कि अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में हम लोग देखते हैं कि जो पूर्वी बंगाल है वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं और हिंदू कम हैं, और जो पश्चिम की बात करें यहाँ पर हिंदू ज़्यादा है और मुसलमान कम हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पर तो सांप्रदायिकता के बीज बोने लगा ये, हिंदू को अलग करना, मुसलमान को अलग करना। तो इसके क्षेत्र में पूर्वी बंगाल आ गया, पूर्वी बंगाल, और इसी बंगाल को हम लोग कहते हैं आज का बांग्लादेश। क्या बना? बांग्लादेश। और यहाँ की राजधानी बनी ढाका। क्या बनी राजधानी यहाँ की? ढाका राजधानी बनी। इधर क्षेत्र में अगर आपको बात करें, इधर क्षेत्र में आपका एक तो पश्चिम बंगाल आ गया, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका कुछ हिस्सा बिहार का आ गया, और कुछ हिस्सा आपका उड़ीसा, कुछ हिस्सा उड़ीसा। यहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे। कौन थे यहाँ पर? यहाँ पर हिंदू। यहाँ पर कौन ज़्यादा थे? मुसलमान। आगे जाकर ढाका में ही नवाब आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिलने आएगा एक शिष्टमंडल, और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करेगा। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करेगा किसकी अध्यक्षता में? तो सबको आपको बता दूं तो ये जो अध्यक्षता होगी आगा खां के नेतृत्व में, उसके पहले अध्यक्ष बनेंगे वक़ार उल मुल्क, जो मुस्लिम लीग की आगे जाकर एक मुस्लिम लीग के बारे में फेडरेशन बनाएंगे आगे, वो हम अभी आपको बता देंगे। तो बंगाल विभाजन बंग भंग की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन नाम के वायसराय ने करी। बंगाल को 2 हिस्सों में बांटना, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी और पूर्वी बंगाल में मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा थी। इसको हम लोग आगे जाकर बांग्लादेश पढ़ेंगे। तो यहीं पर देखते हैं कि ये प्रभावी कब हुआ।
तो ये प्रभावी हुआ, ये घोषणा, ये लागू कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को। याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया तो लोगों में आक्रोश था, तो लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, शोक दिवस मनाया। क्या बनाया? शोक दिवस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शोक दिवस कब मनाया जाता है, तो बता देना 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने शोक दिवस मनाया, राखी बांधी एक दूसरे को, और वंदे मातरम इत्यादि ऐसे नारे लगाए गए। यहीं पर एक व्यक्ति का नाम आता है, इसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या नाम भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो इन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर जो यहीं पर लिखा अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला नामक राष्ट्रीय गीत लिखा, जो आगे जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। इन्होंने, ये ऐसे शख्स है जिन्होंने दो देश के राष्ट्रीय गान नामक एक नामक गीत की रचना करी है। ये इस बात को आप याद रख लेना। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे हम लोग बात करें तो देखिएगा किस तरह से आगे क्या होता है। तो आगे जाकर 1905 में यहीं पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अश्वनी दत्त। क्या नाम था? अश्वनी दत्त। तो इस अश्वनी दत्त ने यहीं पर बनाई थी बांधव समिति। क्या बनाई थी? बांधव समिति। और ये 12 साल के अध्यापक हुआ करते थे, 12 साल के अध्यापक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 12 साल के अध्यापक, कि कहाँ के अध्यापक थे? तो ये 12 साल के अध्यापक थे। कौन? अश्वनी दत्त। बांधव समिति किसने बनाई थी? अश्वनी कुमार दत्त ने बनाई थी। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा, हम लोग आगे किस कड़ी को बढ़ाते हैं। देखिए आगे क्या हुआ, हमने देखा कि यहाँ पर 1905 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। 1905 में क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन। और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता। और 1905 के कलकत्ता में अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष बने भैया दादा भाई नौरोजी। कौन बने? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन गए यहाँ के 1905 के। तो इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने यहीं पर बंगाल विभाजन से एक वर्ड निकाला, यहीं से इन्होंने मांग करी स्वदेशी। स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी भगाएंगे, यानी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। और मांग क्या रखी? स्वदेशी। क्या रखी? स्वदेशी। और यहीं पर एक वर्ड आया जिसको बोलते हैं स्वराज। क्या वर्ड आया? स्वराज की मांग ज्यादा रखने लगे। स्वदेशी अपनाएं, विदेशी वस्त्रों का ज्यादा ज्यादा प्रयोग करेंगे, और स्वराज शब्द की मांग हम लोग देखते हैं। आगे जाकर हम लोग आगे क्या देखते हैं, देखिए आगे जाकर स्वराज, पहले तो इन्होंने स्वशासन की मांग रखी थी, स्वशासन। इसको आगे जाकर हम लोग स्वराज में कन्वर्ट कर देंगे और फिर पूर्ण स्वराज में रख देंगे। ये स्वराज शब्द दिया था, वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। इसको फिर आगे जाकर 1907 में कलकत्ता में अधिवेशन में इसको रखा गया। फिर इसको 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब यहाँ से एक बात करना कि जब 1905 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। स्वदेशी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, उनकी होली जलाएंगे इत्यादि धरने देंगे। तो इसके लिए दो व्यक्ति आगे आए और उन दो व्यक्तियों ने क्या किया, ध्यान से समझना। ये दो व्यक्ति क्या करेंगे, ये दो व्यक्ति प्रचार करेंगे। तो बंबई वाले क्षेत्र में जो प्रचार का काम करेंगे वो करेंगे आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इनको काम मिला, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाएंगे और विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसका ज्यादा से ज्यादा क्या किया, प्रचार किया। और प्रचार करने के लिए उन्होंने एक पत्र निकाला, इसको बोलते हैं केसरी, और एक पत्र निकाला मराठी। केसरी मराठी में था और मराठा किस में था, अंग्रेजी में। इस चीज को थोड़ा याद करना, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में। वहीं पर अगर यूपी की बात करें तो यूपी में यह आंदोलन चलाया था लाला लाजपत राय ने। किसने चलाया था, लाला लाजपत राय। ज्यादा से ज्यादा लाला लाजपत राय ने लोगों को जोड़ा। यहीं पर अगर बात करें कि व्यक्ति थे विपिन चंद्र पाल, और विपिन चंद्र पाल का एक पत्र है जिसका नाम है न्यू इंडिया। तो इन्होंने इसके माध्यम से भी अपने आप को प्रचार में डाल दिया, न्यू इंडिया। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने बात समझ में आई, तो आगे देखते हैं किस तरह से। तो बंगाल विभाजन, बंग भंग की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा, बंगाल को दो हिस्सों में बांटना। प्रशासनिक रूप से कारण बताया कि इसका जो असली पर्पज है वो है प्रशासनिक कारण, लेकिन अगर रियलिटी देखें तो बंगाल में लॉर्ड कर्जन की एक माइंड की उपज थी जिसको बोलते हैं सांप्रदायिकता की बीज बोना।
कि हिंदू को अलग कर देना क्षेत्र से, मुसलमान को अलग कर देना, जिससे वे अलग राष्ट्र की मांग करें। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। राखी दिवस शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा अमार सोनार बंगला, और अश्वनी दत्त ने यहाँ पर बांधव समिति बनाई, लोगों को जागरूक किया। ये 12 साल के अध्यापक थे। उधर कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। स्वदेशी और स्वशासित विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की बात की गई, और स्वशासन ऐसे इत्यादि वर्ड को यूज किया गया। ये प्रचार तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में किया, अपने पत्र केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में, और लाला लाजपत राय ने यूपी में किया, और यहीं पर विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया नामक अखबार निकाला। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे क्या हुआ देखिएगा। बंगाल विभाजन होने के बाद 1906 में बंगाल विभाजन हुआ, और 1906 में कलकत्ता, 1906 में बनारस के अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया। बनारस के अधिवेशन में कांग्रेस के में जो यहाँ अध्यक्ष थे वे कौन बने, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बने वो बने रासबिहारी बोस। 1906 में बनारस का जो अधिवेशन हुआ, 1906 में बनारस के जो अधिवेशन हुआ वो थे, उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने। तो यहीं पर कांग्रेस के यहाँ पर उग्रवादियों के दबाव में आकर, किसके दबाव में, उग्रवादी के दबाव में आकर यहाँ पर चार चीजें मांग ली गई। 4 चीजों की सिफारिश को मान लिया। एक शिक्षा, एक स्वदेशी, स्वशासन और बहिष्कार। तो 4 चीजें हम लोग देखते हैं। एक तो शिक्षा की बात, शिक्षा, एक स्वदेशी, एक स्वशासन और एक बहिष्कार। ये 4 चीजें देखी कि बनारस के अधिवेशन में कांग्रेस के गोपाल कृष्ण गोखले थे, यहाँ पर उग्रवादियों के दबाव में 4 चीजें मांगी। एक शिक्षा, एक स्वदेशी, एक स्वशासन और एक बहिष्कार की नीति को अपना लिया गया। आगे जाकर क्या हुआ, आगे जाकर कांग्रेस का एक सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, कांग्रेस का 1907 में। और यहीं पर क्या हुआ, यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। अध्यक्ष पद को ऐसा कहा जाता है कि जो उग्रवादी थे ये किसको बनाना चाहते थे, रासबिहारी बोस को, ठीक है। और नरमपंथी बोलते थे कि लालाजी अध्यक्ष बने। इस बात को लेकर आपस में गहमा गहमी हो गई। तो लेकिन नरमपंथियों ने क्या किया, नरमपंथियों ने गरमपंथियों को क्या कर दिया, इस कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। तो अब क्या होगा, अब अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो बहुत सटीक थी इनको लेकर, गरमपंथियों को लेकर। और जैसे ही नरमपंथी से गरमपंथी अलग हुए तो एक के बाद एक चीजें देखते हैं क्या हुई। ये गरमपंथी जो थे इसमें लाल बाल पाल का नाम आता है, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, एक नाम आता है